साथियों, मैं हूं आर.एस. गौतम एडवोकेट। आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल। आज देश के हर भाग में बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल हर घर तक पहुंच रहा है और देश के हित में तथा समाज की बेहतरी के लिए एक वो जागृति पैदा कर रहा है जिसकी लोगों को बहुत समय से ज़रूरत थी। साथियों, बहुजन पैगाम चैनल को यदि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं देश हित में, समाज हित में, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिसकी वजह से ये चैनल प्रतिदिन हर समय आपकी सेवा में देश से संबंधित इंटरनेशनल बेसिस पर नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहे और उनका लाभ आप उठाते रहें। साथियों, आप जानते हैं कि आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कुछ देशों को छोड़ करके लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत सरकारें चल रही हैं। देश में भी यही, जब से भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तब से इस देश में भारत का अपना संविधान लागू हो गया और अपनी संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश आगे बढ़ने लगा। आपने देखा पिछले 7 सालों से, जब से ईवीएम का दुरुपयोग हुआ, मोदी सरकार का गठन हुआ राज्यों में और केंद्र में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जो आज से बहुत सालों पहले आरएसएस का एक बंच ऑफ थॉट्स एक बुक है, उसमें जो गोलवलकर ने पॉलिसी बनाई थी कि यदि आपको देश पर लंबे समय तक शासन करना है और मनुवादी व्यवस्था के तहत शासन करना है, तो 95% से ज़्यादा लोगों को भूखमरी की कगार पर रखना होगा, उनको गुलाम बना के रखना होगा, रोजगार छीनने होंगे, कृषि भूमि है वो भी उनकी छीननी होगी और तभी वो लोग आपके अधीन काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, आप शासन करते रहेंगे। ऐसा ही लग रहा है। आप जानते हैं, आपने देखा इस देश में मुगलों का शासन रहा, करीब 700 साल मुगलों ने शासन किया, लेकिन यहाँ का जो बहुजन समाज था, SC ST और OBC समाज था, वो मुगलों का तो गुलाम था भारत पूरा, लेकिन ये जो समाज था जिसे शूद्र समझा जाता था, वो दूसरी दोहरी गुलामी का शिकार था। एक मनुवादियों की गुलामी चलती थी और पूरे देश पर गुलामी चलती थी मुगलों की। मुगलों के शासन में मनुवादियों को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुगलों ने मनुवादियों की सोच में, जो मनुवादी किसी तरह से विभिन्न प्रकार से मनुस्मृति के माध्यम से जो व्यवस्था के तहत शूद्रों का शोषण कर रहे थे, मुगलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई चिंता नहीं थी इनको। बाद में मुगल गए, 150 साल, पौने 200 साल करीब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ। अंग्रेजों ने जब यहाँ की व्यवस्था देखी, सामाजिक स्ट्रक्चर को देखा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, इंसान थे, उनके अंदर इंसानियत थी और वो पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक शिक्षित वर्ल्ड बनाना चाहते थे, एक सभ्य वर्ल्ड बनाना चाहते थे। शिक्षा के आधार पर सबको शिक्षा मिले, मानवता के तहत वो काम करना चाहते थे। जब उन्होंने यहाँ की घृणित सामाजिक व्यवस्था को देखा तो उन्होंने उसका विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, हालांकि यहाँ राजा राममोहन राय ने भी किया। इसके साथ साथ जो शूद्रों के साथ उसमें भेदभाव होता था, उनका दमन होता था, उनका शोषण होता था, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, और एजुकेशन पढ़ने का उनको राइट नहीं था, किसी तरह की शिक्षा पाने का उनको राइट नहीं था, आदि आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजों ने उनका विरोध किया। जब ये हुआ तो जो यहाँ की मनुवादी विचारधारा के लोग थे, जिन्हें आज सवर्ण लोग कहते हैं, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारी
सिस्टम को, जो मनोवादी सिस्टम है उसको ख़त्म कर देंगे, इसलिए अंग्रेज़ों को भगाओ। 7 साल मुग़लों ने शासन किया, मुग़लों को भगाओ, कभी उन्हें बुरा नहीं लगा, ना कभी कहा अंग्रेज़ों को भगाओ, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ समता समानता लाना चाहते थे, भाईचारा लाना चाहते थे, अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखा रहे थे, जो इनको मंजूर नहीं था। सत्याग्रह हुआ, गांधी ने सत्याग्रह कर दिया, तमाम आंदोलन शुरू हो गए। अंग्रेज़ बहुत ख़राब हैं, अंग्रेज़ों को भगाओ। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है भाई, हम चले जाएंगे, अपना संविधान बनाओ, कैसे देश को चलाओगे। अब यहाँ झगड़ा हो गया, 2 संविधान, एक पाकिस्तान का, इंडिया का। पाकिस्तान तो उस समय बना नहीं था, आगे 2 संविधान, एक देश 2 संविधान नहीं लागू हो सकते, वो भी समस्या किसी तरह सॉल्व हुई। भारत के 2 टुकड़े हो गए और उधर पाकिस्तान बन गया, इधर इंडिया रह गया। अब इंडिया जब रह गया, इंडिया पर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो पुराने जो रीति रिवाज थे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट हैड बीन अबॉलिश्ड, कोई मनुस्मृति, कोई भी पिछला कानून अब कारगर नहीं रहेगा। अब भारत का संविधान लागू हो गया, वही माना जाएगा। लेकिन जो मनोवादी विचारधारा के लोग थे, उनको ये मंजूर नहीं था। वो धीरे धीरे अपना प्रयास करते रहे, प्रयास करते 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 और आज इस पोजीशन में आ गए कि उन्होंने देखा कि हम किस तरह से सत्ता पे हावी हो सकते हैं। तो उन्होंने सबसे आसान तरीका देखा, हालांकि वो कांग्रेस के द्वारा लाया हुआ सिस्टम था। क्या सिस्टम था? ईवीएम के जरिए देश में चुनाव होंगे। आज से बहुत साल पहले टीएन सेशन हुआ करते थे, चुनाव आयोग, उनके समय में ईवीएम देश में आई और ईवीएम के दुरुपयोग से पहले तो कांग्रेस ने अपनी शासन सत्ता बनाई और उसका पता लगा जब बीजेपी को, तो बीजेपी ने सोचा ये तो सबसे आसान तरीका है, उन्होंने वो उस पर हावी हो गए। आज की पोजीशन ये है, वो ऐसा शासन व्यवस्था चल रही है जिससे लोकतंत्र खत्म हो गया है। चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में रहता है, न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आते हैं, वो भी उनकी मुट्ठी में है। वो किसी से नहीं डरते, जो उनको करना है करते जा रहे हैं। देश को बेच दिया, सारी एजेंसियां बेच दी। कितना बड़ा फर्क है आज के प्रधानमंत्री में और उस समय कभी आपने देखा जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उनका नारा था जय किसान जय जवान, ठीक है। आज का नारा क्या है? जय श्री राम 1 किलो में 900 ग्राम, ठीक है। अभी एक वीडियो देख रहा था, एक नहीं सैकड़ों वीडियो आए हुए हैं। क्या नारा ये लोग दे रहे हैं? जब मूल्य काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। क्या राम ने ये कहा था कभी कि इस तरह के स्लोगन मेरे नाम पे लगा करके देना? इससे क्या मैसेज आता है और इस मैसेज से इस देश पर क्या असर पड़ता है? तो ये विघटनकारी तत्व हैं जो इसमें लगे हुए हैं रात दिन, और इनका कोई कुछ नहीं करता। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रहती है। यदि कोई शूद्र समाज का लोग, जिसे आज SC ST OBC आदिवासी मूल निवासी कहते हैं, या माइनॉरिटी का लोग, क्रिश्चियन है, मुसलमान है या कोई और भी है, वो कोई इस तरह का नारा लगा दे, तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, उस पर जेल जाएगा। लेकिन ये तो खुलेआम चिल्ला रहे, फिर भी सोशल मीडिया पर खुल के बोलते हैं, हम जो कहते हैं सही कहते हैं, हम इससे पीछे नहीं हट सकते, कोई कार्रवाई नहीं होती। 5-5 लोगों को कत्ल करके उनको ज़मीन में 10 फीट नीचे मध्य प्रदेश में दबा दिया जाता है और वहाँ का आदिवासी एक परिवार है तबाह हो जाता है। बाद में उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, काफ़ी समय तक ये मामला। तो ये क्या इनह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, जो कि कानून के खिलाफ तो ही हैं। ऐसी घटनाएं किसी भी देश में विश्व के नहीं होती होंगी, लेकिन यहाँ की सरकार पे कोई जू नहीं रहती। बहुत सारे रीजन्स हैं साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जागृत किया जा रहा है। जो देश की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो केवल और केवल मोदी जी का प्रचार करती है, बीजेपी का प्रचार करती है, और देश में क्या होता है इससे उसे कोई लेना देना नहीं किसी तरह का। सोशल मीडिया
में जो लोग काम करते हैं वो देश में जागृति पैदा करते हैं, सच्चाई घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको देशद्रोही कह करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये भी एक अमानवीय कुकृत्य है जिसे कहेंगे। जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोचना करना तो लोगों का संवैधानिक राइट है, सरकार की आलोचना करने का राइट है, लेकिन सरकार पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरीके से बहुत सारे पत्रकार भी जेल में चले गए हैं। साथियों, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन तो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बनते सुमित्र लगे हुए हैं बौद्ध राष्ट्र बनाने के लिए। उधर आप पार्टी का एक मिनिस्टर है, वो भी कह रहा है कि भारत को बौद्ध में राष्ट्र बनाएंगे। गुजरात से भी एक सज्जन कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सब कुछ। लेकिन अल्टरनेट क्या है? इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिल रही हैं हर तरीके से, ये हो रहा, वो हो रहा, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ डकैती हो गई, वहाँ एक यादव समाज की लेडी जा रही थी नॉमिनेशन लखीमपुर में भरने के लिए, उसकी आरएसएस के गुंडों ने साड़ी खींच दी। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द अल्टरनेट? मेन क्वेश्चन ये है कि करना क्या है, इसका अल्टरनेट क्या है? इस पर जवाब देने के लिए, इस पर काम करने के लिए जो लोग, those persons who are interested in the country to save the constitution, to save the constitutional rights of the citizens of the country, they are most welcome to us. हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। करना क्या है? संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए पहले संविधान को बचाना पड़ेगा, तब संवैधानिक अधिकार बचेंगे। संविधान बच गया तो देश बच गया, देश बच गया तो सारे कानून बच गए। कहने का मतलब ये है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान जब खतरे में है तो हर चीज़ खतरे में है। तो ऑल द लॉज रनिंग इन द कंट्री हैव नॉट सो स्टेटस इन द कंपेरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, सेव करना और उसे उसी तरह से इम्प्लीमेंट करवाना हम सबका एक दायित्व बनता है और राइट भी है जो हमको संविधान ने दिया हुआ है। इस संबंध में करीब 2-3 साल पहले मिस्टर केजरीवाल, जो आज मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान को ही विधिवत लागू कर दे तो देश में किसी कानून की जरूरत नहीं। ये बात अक्षरता सच है, अपने में पूर्णता सच है, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को तो संविधान ने इनहेरेंट ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है, इनहेरेंट पावर है, फिर क्यों नहीं करते? क्या कमी, कौन रोकता है? सुप्रीम कोर्ट की कलम कोई नहीं पकड़ सकता, ना हाई कोर्ट की पकड़ सकता है, फिर क्यों नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहे वो भी कर सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ ऐसे घिनौने टाइप के कुकृत्य हो रहे हैं। यूपी लो, मध्य प्रदेश लो, हरियाणा लो, कोई भी कहीं भी जगह ले लिए, वहीं पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग जानबूझ करके नोइंगली एंड डेलिबरेटली दे आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश द मनुवादी सिस्टम इन द कंट्री ऑन द प्लेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही देश के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। देख रहे 7 महीने से किसानों का मूवमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि गोलवरकर ने कहा था किसी के पास ज़मीन नहीं रहनी चाहिए, किसानों की ज़मीन छीन लो, ये मजदूरी करने के लायक बने रहेंगे, होल्ड आपका रहेगा। तो वही किया जा रहा है। भाई, व्हाट इज द डिफिकल्टी टू मिस्टर पीएम मोदी? क्यों कानून को रद्द नहीं किया जा रहा और किसके पूछ करके ये कानून बनाया था? भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी की ज़मीन हड़पने का, राष्ट्र हित में कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है, बीघा 2 बीघा 10 बीघा 2 एकड़ 10 एकड़, वो अलग बात है। रोड निकल रही है, कैनाल निकल रही है, कैनाल मानव निकल रहा है, कोई और देश हित में कोई काम हो रहा है, हमेशा से होता रहा है, किसानों ने आंदोलन नहीं किया। लेकिन आज जब मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं और जो रेट किसानों को मिलते हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं, तो किसान क्या कर मजदूर हो जाएगा और पूंजीपतियों का शासन हो जाएगा। तो ये सरकार जो है, मोदी सरकार, हर तरीके से देश की संपत्ति तो हड़प ली इसने, देश में पैसा नहीं रहा, सब विदेश भेज दिया। किसके माध्यम से? जो इनके लोग यहाँ से, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे और कोई मोदी हो, और उसमें ज़्यादातर 80% लोग गुजरात के ही है जो यहाँ का पैसा लेकर के बाहर गए हुए हैं। क्या बात की सरकार है, इनको पता नहीं है कुछ। और फिर
बैंकों से पैसा कैसे चला गया, उन्होंने इतनी लिमिट कैसे बना दी 10,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की, और फिर वो बैंकों ने रिकवर क्यों नहीं कर पाया। तो ऐसे जो बैंक अधिकारी है उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि पैसा चला गया, आपने सेंस से काम नहीं लिया। इसका मतलब ये है जो बैंक अधिकारी हैं, जहाँ से ये पैसा गया हुआ है, जिन बैंक के माध्यम से, चाहे वो RBI हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई भी बैंक हो, उसके जो अधिकारी हैं उनको कमीशन मिलता है। और कमीशन मिलता है इसलिए वो बोलते नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा देश का पैसा बाहर जा रहा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी है, जो बाहर पैसा गया, हमारा पैसा गया, आपका पैसा गया, पूरे देश का पैसा गया, वो किसी के बाप का पैसा नहीं था जिसने भेज दिया। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले मिस्टर मोदी का कहना यही था कि बाहर से इतनी ब्लैक मनी जमा है, वो आ गई तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। लोगों ने वोट दे दिया इस लालच में। बाद में वो आना तो बहुत दूर रहा, जो पास में था वो भी चला गया। इसके साथ साथ सबके खाते खुलवाए गए, उनमें भी 500-500 रुपये जमा हुए। किसके खाते में कितने पैसे आए, कुछ नहीं। तो ये सब क्या हुआ, देश के साथ विश्वासघात हुआ, खिलवाड़ की गई है लोगों के साथ। और आज ये स्थिति आ गई है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं, और बेरोजगारों की फौज पूरे देश में तैयार हो गई है। किसी को जॉब नहीं, किसी को रोजगार नहीं, लोग क्या करें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, कपड़े नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी था वो मोदी सरकार ने बेच दिया। ONGC गई, रेलवे गया, LIC गई, तमाम जो कुछ रह गया वो भी जाने वाला है। लेकिन इसके लिए केवल और केवल यदि हम बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को दोषी बताएं तो भी ठीक नहीं होगा। अरे विपक्ष के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। कांग्रेस है विपक्ष में इस समय, BSP विपक्ष में है, सपा विपक्ष में है, RJD विपक्ष में है, बहुत सारी छोटी मोटियाँ, अपना दल वो भी विपक्ष में ही माना जाएगा। लेकिन वहाँ पर मलाई लेने के लिए, वहाँ पर मिनिस्टर बनने के लिए पहुँच गए, लेकिन जो देश में हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये क्या कर रहे हैं, इनको विरोध करना चाहिए। देश की जनता तो इस समय इतनी तबाह हो गई है, वो तो रोड पर आने को तैयार है, विरोध कर रही है, लेकिन उसकी सुनता कौन है। ये जो विपक्षी लोग हैं ये तो कुछ नहीं बोलते, इसलिए ये भी गुनाहगार हैं। और सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है, जो SC ST के कैंडिडेट हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के सहारे वो पार्लियामेंट में पहुँचे हुए हैं 131। सबसे बड़े गुनाहगार तो वो हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि न तो उन्हें देश दिखाई देता है, न आरक्षण दिखाई देता है, न संविधान दिखाई देता है, न लोग दिखाई देते हैं। दूसरा, जो OBC के लोग हैं जो BJP को सपोर्ट करते हैं, वो भी कम गुनाहगार नहीं है, वो भी उतना ही गुत्ती हैं, गुनाहगार हैं। देश का बर्बादी करने में उनका भी पूरा हाथ है। जो माइनॉरिटी क्लास के लोग हैं जो BJP में काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ नेता हैं, उनके रिश्तेदार हों, हम नहीं कह सकते, लेकिन रिकॉर्ड बताता है किस तरह के रिश्तेदार हैं, तो वो भी अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं। इन सब चीज़ों का जो नाजायज़ लाभ है वो मिस्टर मोदी उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये 131 जो SC ST के यहाँ पर हमारी पॉकेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, ये तो बोलेंगे नहीं, ना खिलाफत करेंगे। OBC के हैं वो भी नहीं बोलेंगे, तो पब्लिक है चिल्लाती रहे, पब्लिक को पूछता कौन है। ऐसी स्थिति में गुनाहगार ये भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये चाहें तो कल ये सरकार गिरा सकते हैं, कल सरकार किसी की बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन का नाजायज फ़ायदा उठाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए किया था, और नौकरियों में रिजर्वेशन तो हमेशा के लिए किया था। तो सरकार ये क्या करती है, नौकरियों का रिजर्वेशन तो ख़त्म करने जा रही है, कर दिया है, प्रमोशन रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, क्रीमी लेयर बना दिया, OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, SC ST का, वो रातों रात चुपके से 10 साल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इतने 131 पालतू कुत्ते उनकी जेब में आ जाते हैं, जो कुछ कहीं भोगते ही नहीं है, कुछ नहीं कहते, और दुम हिलाते हैं, बैठे रहते हैं, मुस्कराते हैं। चाहे उनके समाज पे अत्याचार हो, कोई कांड हो जाए, बलात्कार हो जाए, कितनी हत्याएं हो जाएं,
जो इस SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी बंद हो गई। कैसे पढ़ेंगे, उनके पास पैसा नहीं है, स्कॉलरशिप उनकी बंद हो गई, हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन नहीं हो रहा, IIT में उनका एजुकेशन रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा दिया गया, हाई कोर्ट को, रिजर्वेशन खत्म करने पर कि यह काम तुम करो। वो बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोलोजियम का कमाल है, वहाँ पर किसी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सब हो रहा है और सारा देश देख रहा है। साथियों, इस संबंध में कुछ ज़्यादा न कह करके मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो कर्मठ लोग, युवा लोग हों, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सही मन से देश की सेवा करना चाहते हैं और मुख्य रूप से संवैधानिक व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, SC ST के और OBC के आरक्षण की रक्षा करना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वो आएँ, जो कॉमन कॉज प्रोग्राम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। इस संबंध में ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच देश के अन्य तमाम सामाजिक संगठनों का सहयोग लेते हुए संविधान के तहत संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आंदोलन चला रहा है। और टाइम टू टाइम उसकी मीटिंगें भी होती रही। हालांकि इस कोरोना के काल में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे कारण रहे। इस संबंध में शीघ्र ही एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है, जिसके लिए टाइम भी फिक्स हो गया है। 8 अगस्त की डेट फिक्स हो गई है। देश के विभिन्न भागों से बहुजन समाज के लोग आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, और जो भी देश भर की समस्याएं उनको रखेंगे। करना क्या है, उस पर एक एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। उसकी सहमति 8 अगस्त को होगी। सब लोगों की राय से, सब लोगों की प्रेजेंस से, सब लोगों के विचारों को सुन करके, और सभी लोग उसके भागीदार होंगे, सभी लोग, तभी ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। हम लोग कुल मिलाकर के जो हमारे देश की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये शांतिपूर्ण तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाने की भूमिका बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग हमको सुन रहे हैं आज, शायद इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और आगामी 8 अगस्त को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रानी रोड पर इकट्ठा होंगे, और जो फ्यूचर प्लान बनेगा, एक्शन प्लान बनेगा, वो पूरे देश में जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल रही हैं, सोशल मीडिया रात दिन मेहनत करके काम कर रहा है, बहुजन पैगाम भी इसमें लगा हुआ है। हम सबका धन्यवाद करते हैं, चाहे वो नीरज पटेल हो, चाहे मिस्टर धर्मेंद्र हो, चाहे शंभू कुमार सिंह जी हैं वो हों, चाहे और भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, बेचारों को क्या मिलता। उधर जो मोदी मीडिया है उसको तो हजारों करोड़ रुपए पर ईयर मिलता है। एक एक मीडिया कर्मी 50-50, 70 से 80 लाख की गाड़ी में घूमता है, एयर पे चलता है। और जो सोशल मीडिया काम कर रहे हैं, जो वास्तविक काम है वो कर रहे हैं देश को जगाने के लिए, उनको कौन क्या दे रहा है, वो समाज के ऊपर निर्भर है। समाज के जो लोग सपोर्ट कर देते थोड़ा बहुत, उससे उनका काम चलता है। उनको कोई पैसा तो देता नहीं ना, सरकार पैसा देती है। ऐसी स्थिति में इस सरकार ने बेखौफ पूरे देश को दबाने का, कुचलने का काम किया हुआ है, न कि देश को गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने के लिए। ऐसा कोई काम नहीं, ना इनका एजेंडा कोई काम है, किसी तरह का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। त्राह त्राह मची हुई है, बलात्कार, अत्याचार, मारपीट, डकैती, चोरी और जबरन कब्जे करना, मकानों पर कब्जे करना, ये सब क्या हो रहा है, अनार्की पैदा हो गई है। अभी बंगाल में चुनाव हुआ, आप खुश हो रहे होंगे बीजेपी हार गई। अरे बीजेपी नहीं आ रही है, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार बन गई, वहाँ को इसका EVM का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ममता बन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई उसमें SC ST OBC के लोग जो वहाँ भूखों मर रहे हैं बंगाल में, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उनकी कहाँ कोई सरकार बन गई, उनके पास रहने को नहीं, झुग्गी झोपड़ी में उनके बलात्कार होते हैं, तमाम दुनिया खाने को नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो SC ST समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, बेचारों उनको तो कुछ भी नहीं मिला किसी तरीके से। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार बन गई, इनको क्या मिला, किसी तरीके कुछ भी नहीं। अरे एक तरफ कहते हैं आप 85%, 90% हैं, और शासन सत्ता में आप 0% हैं। तो ये बात इस पर समझना पड़ेगा, पूरे देश को गौर करते हुए। एक बात जो हमारे महापुरुषों ने कही कि जिस समाज का
सामाजिक जनाधार नहीं होता वो राजनीतिक जनाधार नहीं बना सकता। इसलिए साथियों, सब बातें छोड़ करके हम समाज को, जो बहुजन समाज है, उसका जनाधार बनाने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ना हम किसी की आलोचना करते हैं, जो फैक्ट है वो बताते हैं, ना हम किसी को गाली देते हैं, जैसा आरएसएस के लोग पूरे देश में विघटनकारी काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते हमारे समाज के लोग हैं, वो सभ्य हैं। उन्होंने कभी असभ्यता का परिचय नहीं दिया, पिटते रहे, कुटते रहे, उनका शोषण होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी बगावत नहीं की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब कुछ जा रहा है, और जो व्यवस्था आपके देश की है, जो संविधान में नियत है, पहले तो संविधान नहीं था, अब संविधान है, तो वो हमको सहारा देता है। उसका सहारा लेकर के जो हमको अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, वो किसी हालत में हम जाने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का आह्वान करते हैं कि आप सब आएँ और आगामी 8 अगस्त को अंबेडकर भवन पर अपने विचारों को रखें, एक्शन प्लान बनाएं। आप सबका, इसमें कोई नेता नहीं है, ना नेतागिरी करता है, ये सब पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे देश का। और बहुजनों का मेन ऑब्जेक्ट है बहुजनों को एकजुट करने वाला कार्यक्रम। जब बहुजन एकजुट हो जाएंगे, उनकी हर जगह सरकार बन जाएगी, देश में उनकी सरकार होगी। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं वो अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। इसलिए फ़ायदा किसको होगा? या कांग्रेस को होगा, या बीजेपी को होगा। जो ग्राउंड वर्क काम है वो करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, और ना ही वो मदद करे। जो पार्टियां हैं, जो समाज का काम करता है, उसकी कोई मदद नहीं करते, केवल अपने लिए काम करते हैं। अब बीजेपी काम करती है, आरएसएस, बीजेपी आरएसएस को पैसा देती है। आरएसएस के पास जितनी इनकी जो मनवादी संस्थाएं हैं, उनको सबको पैसा जाता है, उनके पास पैसा है। लेकिन जो बहुजन समाज के काम करते हैं बेचारे लोग, वो कैसे काम करते हैं, ये कोई मुझसे पूछे, मैं बता सकता हूँ। इसी तरह से जो काम करते भुक्तभोगी हैं। लेकिन ये जो मलाईदार नेता बैठे हुए हैं बहुजनों के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, सब कुछ है, सब काम, किसी तरह की उनकी कोई कमी नहीं है। वो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए खुलकर मैदान में नहीं आते। तो वो जो राजनीतिक आरक्षण है उसका साथ साथ नाजायज लाभ उठा रहे हैं, और इसे बहुजन समाज के लोग, SC ST समाज के लोग काफ़ी समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनको समझ लेना चाहिए कि आप जिस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन के आए हैं, आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों की समस्याओं को सॉल्व करो। पूरे देश में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं SC ST के लोगों पर, OBC के लोगों पर, वो नहीं होने चाहिए। उसके लिए जिम्मेदार और गुनाहगार हैं तो ये हैं गुनाहगार। भाई, एक बात आपने सुनी होगी कि लोग कहते हैं, कृष्ण ने गीता में कहा था कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला जो है वो ज़्यादा क्या नाम उसका, अन्याय को साथ देने वाला होता है। तो अत्याचार सहने वाले लोग हैं, आज खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन अत्याचार जो करते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए और उनको समाज के साथ आकर के बैठना चाहिए, समाज की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन नहीं, वो उसके साथ नहीं आना चाहते। साथियों, इन विषम परिस्थितियों में समाज को जोड़ना एक बहुत बड़ा कार्य है। फिर भी हम लोग बड़ी मेहनत से मुस्तैद के साथ लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी हालत में समाज को जोड़ने के लिए, और प्रयास कर रहे हैं। आज नहीं तो कल कामयाब जरूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग गौर से इन चीज़ों पर अमल करेंगे और एकजुटता की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से तभी हम समाज पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति पा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।